नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज बहुत साफ साफ बात की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाना सांप्रदायिक नहीं हो सकता। यह नारा भड़काने वाला नहीं है। किसी जगह पर भगवा झंडा लगाना भी कोई गुनाह नहीं है। योगी ने कहा, अगर मुहर्रम का जुलूस कहीं से भी निकल सकता है तो रामनवमी की शोभा यात्रा, हनुमान जयंती या मूर्ति विसर्जन का जुलूस भी कहीं से भी गुजर सकता है। योगी ने कहा, यह कहना गलत है कि मस्जिद के सामने से प्रोसेशन क्यों निकाला गया। योगी ने कहा, बिना जाति, धर्म या मजहब देखे सभी नागरिकों को सुरक्षा देना उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई किसी धार्मिक यात्रा पर पत्थर फेंकता है तो एक एक पत्थरबाज को पकड़ना, उसे सजा दिलवाना भी सरकार का काम है। और यह उनकी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया है। योगी ने कहा, यह देश बाबर या औरंगजेब के रास्ते पर नहीं, राम, कृष्ण और बुद्ध के आदर्शों पर ही चलेगा। योगी ने कहा, संभल का सच अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। संभल में 46 साल से बंद पड़ा हनुमान मंदिर खुल गया है। प्राचीन कुएं सामने आए हैं। अब संभल में दंगा करने वाले एक भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। असल में संभल के बहाने आज योगी आदित्यनाथ ने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए जो कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा के बाद सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट जमात की तरफ से उठाए जाते हैं। बहराइच का दंगा हुआ, रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई तो कहा गया हिंदू जुलूस लेकर मस्जिद के सामने से क्यों गुजरे, मुस्लिम बहुल इलाके में क्यों गए। पूछा गया था, मस्जिद के सामने डीजे क्यों बजाया, मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए, मस्जिद के सामने भगवा झंडा क्यों लहराया। ये सवाल संभल में हुई हिंसा के बाद भी पूछे गए। आज योगी ने सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। योगी के जवाब आपको सुनाऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि योगी को इतनी साफ और स्पष्ट बात क्यों कहनी पड़ी। क्या संभल और बहराइच की हिंसा ने योगी को बोलने पर विवश कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐसा क्या कहा जिसके कारण योगी ने कह दिया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में नहीं था। योगी ने संभल की मस्जिदों को पावर हाउस क्यों कहा और संभल के इन पावर हाउस को उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। संभल में मंदिर के पास कितने कुएं मिले, ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा। असल में आज यूपी विधानसभा का विंटर सेशन शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी के विधायक पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सरकार को संविधान विरोधी बताया गया, सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया गया, योगी के खिलाफ नारेबाजी हुई और इसके बाद सदन में संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने संभल का मुद्दा उठाया। योगी सरकार पर जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने का इल्जाम लगाया। इकबाल महमूद ने अल्लामा इकबाल का जिक्र किया, संविधान की बात की, देश के सेक्युलर कैरेक्टर का हवाला दिया। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने भी संभल में सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए। इसके बाद योगी ने करीब 1 घंटे तक सदन में विपक्ष को करारे जवाब दिए। बिना लाग लपेट के साफ साफ बात की। योगी ने कहा, यह देश श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध का देश है, उन्हीं के रास्ते पर चलेगा। योगी ने कहा, जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था उसमें भी यही भावना थी। सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष शब्द तो बाबा साहब के संविधान में थे ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए, आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे, लंका दहन के उपरांत बजरंगबली भी नजर आएंगे।
ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। भारत की समृद्ध परंपरा का दर्शन आपको उस संविधान में मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर समाजवाद शब्द नहीं है, और ये आप सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटा, उनका पिछलग्गू बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। और मैं नेता विरोधी दल को इसलिए बोलना चाहता हूं, बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश उस कालखंड में दिया था जब विदेशी हमले होने शुरू हो गए थे। लेकिन उससे पहले राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। उससे पहले भगवान कृष्ण ने भी कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग कार्य करते हैं। शासन पद्धति एक भी इंच इधर उधर नहीं करते उसके लगा। असल में योगी आदित्यनाथ को ये सारी बातें कहने का मौका विपक्ष ने दिया। आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो संभल की हिंसा पर चर्चा की मांग की गई। जमकर हंगामा हुआ, प्रश्नकाल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पीकर ने सदन में चर्चा की मंजूरी दी तो विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे, संभल के विधायक इकबाल महमूद, आराधना मिश्रा और संग्राम सिंह यादव ने सरकार पर जमकर हमला किया। इसके बाद सरकार की तरफ से खुद योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और अकेले योगी पूरे विपक्ष पर भारी पड़े। विपक्ष के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि संभल में माहौल इसलिए खराब हुआ क्योंकि सर्वे टीम के साथ पहुंचे लोगों ने मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। इस पर योगी ने कहा, जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक कब से हो गया? हिंदू तो जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभु राम का नाम लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक राम राम करते हैं। इसलिए अगर कोई जय श्री राम के नारे को सुनकर फड़कता है, इसका मतलब है उसकी नीयत खराब है। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे? हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। चर्चा के दौरान संभल और बहराइच की हिंसा का हवाला देकर कहा गया कि सरकार के संरक्षण में हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। हिंदुओं की धार्मिक यात्राएं जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों से गुजारी जाती हैं। भगवा झंडे लहराए जाते हैं, तेज वॉल्यूम में भजन बजाए जाते हैं, इसलिए माहौल खराब होता है। इन आरोपों पर योगी ने कहा कि मुसलमानों के मजहबी जुलूस भी मंदिरों के सामने से गुजरते हैं, उनमें भी मजहबी नारे लगते हैं, लेकिन वहां तो हिंसा नहीं होती। योगी ने कहा कि मंदिरों के सामने से मुसलमानों के मजहबी जुलूस शांति से गुजरें और मस्जिद के सामने से कोई यात्रा निकले तो हिंसा हो, इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस,
वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं। आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी एक परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था। वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? योगी ने इतनी तीखी और करारी बातें क्यों कही? संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने उन्हें इस बात का पूरा अवसर दिया। इकबाल महमूद ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे का विरोध किसी ने नहीं किया था। सर्वे टीम के साथ पहुंचे लोगों ने मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए, इसलिए माहौल खराब हुआ। इकबाल महमूद ने कहा कि बीजेपी 9 सीटों के बाई इलेक्शन में हेराफेरी करके जीती, उससे ध्यान हटाने के लिए जामा मस्जिद का दोबारा सर्वे कराने का फैसला किया गया। इसके बाद जानबूझकर हिंसा भड़काई गई। वो चले, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं पूरा संबल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया, मगर फिर भी शांत रहे, तो चले गए। लखनऊ से आदेश हो गया कि नहीं, 24 को ही कराना है। 24 को क्यों कराना है? क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया, 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदर की विधानसभा का। वहां का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहां के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहां के लिए। इसके ऊपर कोई विरोध न हो, कोई आक्रोश न हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए, इस प्रकरण को, और इसको इस तरह से तरमीम कर दिया जाए। सर्वे रिपोर्ट आ गई, बैठ गए, लोगों ने फिर दोबारा नारे लगाने लगे जय श्री राम के। भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की, और फायरिंग शुरू होने के बाद में 5 लोगों की डेथ हो गई। मैंने आपको समाजवादी पार्टी का पक्ष सुनवाया, अब योगी ने इसका क्या जवाब दिया ये सुनिए। योगी ने कहा कि संभल की हकीकत तो अब खुद ब खुद सामने आ रही है। मंदिर भी मिल गया है, पुराने कुएं भी मिल रहे हैं, कुओं से मूर्तियां भी निकल रही हैं। योगी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान को भी अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं, और संभल में जो हुआ उसके पीछे यही वजह है। योगी ने कहा कि संभल में
तुर्क वर्सेस पठान का खेल चल रहा है। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद के बीच इसी मुद्दे पर वर्चस्व की जंग चल रही है। सांसद का परिवार तो खुद को बाबर की संतान मानता है। अब विधायक को तय करना है कि वो रामकृष्ण के रास्ते पर चलेंगे या फिर बाबर और औरंगजेब के रास्ते पर चलेंगे। ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी? ये नोटिस में क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। आमतौर पर हमारे देश के नेता जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। कसनी और करनी में फर्क होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं उसे डंके की चोट पर कहते भी हैं। यही बात योगी आदित्यनाथ को दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। आज भी योगी आदित्यनाथ ने उन सारे सवालों के जवाब दिए जो उनसे बार बार पूछे जाते हैं। क्या योगी हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं? क्या योगी मुसलमानों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाते हैं? क्या हिंदू मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता? क्या हिंदू दंगे करवाते हैं? क्या जय श्री राम कहना गुनाह है? क्या भगवा लहराना अपराध है? योगी ने हर सवाल का साफ साफ जवाब दिया, अपनी नीति और नियत दोनों का खुलासा किया। योगी ने कहा कि भारत की परंपरा बाबर और औरंगजेब की नहीं है, राम कृष्ण और बुद्ध की है। योगी ने कहा मुसलमानों का जुलूस उन इलाकों से शांतिपूर्ण तरीके से निकलता है जहां ज्यादातर हिंदू रहते हैं, लेकिन जब हिंदुओं की शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजरती है तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, इसलिए शांति व्यवस्था भंग होती है। आमतौर पर लोग ऐसी बातें नहीं कहते। योगी ने यह भी साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो भी कार्रवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर हो रही है, उसमें हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं किया जाता। योगी ने बाबरनामा का जिक्र किया, अल्लामा इकबाल को कोट किया, अल्लाह अकबर के नारे की भी साफ साफ बात की और कहा कि अब यूपी में गन पॉइंट पर कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता। क्योंकि बार बार संभल की हिंसा का जिक्र किया जा रहा था, बार बार यह कहा जा रहा है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा में 5 लोग मारे गए, 5 मुसलमान थे। आरोप लगाया गया कि इन सबकी मौत पुलिस की गोली से हुई। यह मौत नहीं, हत्या है। सबसे बड़ी बात यह कही गई कि इससे पहले संभल में कभी दंगे नहीं हुए। इसके जवाब में योगी ने 1948 से लेकर 2024 तक संभल में हुए दंगे गिना दिए। बता दिया कि संभल के दंगों में अब तक 209 हिंदुओं की मौत हुई है। 1978 में जो दंगे हुए उसमें 184 हिंदू मारे गए थे, लेकिन अब तक किसी राजनीतिक पार्टी ने संभल के दंगों में मारे गए हिंदुओं को न्याय दिलाने की बात नहीं की। योगी ने संभल में 1978 से बंद मंदिर के खुलने के बारे में बात की, कहा वहां कुएं मिल रहे हैं, कुएं से भगवान की मूर्तियां मिल रही हैं। इससे साफ है कि सच को छुपाने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया। योगी ने 2 टूक शब्दों में कहा, जिन्होंने हिंसा की उन्हें सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन एक भी दंगाई बचेगा नहीं, यह भी तय है। इसके बाद योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में तो शिया और सुन्नी दंगे भी होते थे, लेकिन बीजेपी के सरकार ने शिया सुन्नी विवाद को खत्म कर दिया। इसलिए वो कहते हैं न बटेंगे न कटेंगे। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को।
जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था 1976 में। पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। योगी अपनी बात के पक्के हैं। असेंबली में आज जो कहा वो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। संभल में 2 दिन पहले ही 46 साल से बंद मंदिर का ताला खुलवाकर वहां पूजा शुरू करवाई गई। मंदिर से 10 मीटर की दूरी पर जो कुआं मिला था, आज उसकी सफाई की गई तो 20 फीट की गहराई पर 3 मूर्तियां मिली। इनमें भगवान गणेश, माता पार्वती और गौरा माता की मूर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर एक और कुआं मिला, उसकी खुदाई करने की तैयारी हो रही है। संभल के डीएम ने कहा, खुदाई में जो चीजें मिल रही हैं उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भेज दिया जाएगा, जिससे साइंटिफिक स्टडी के बाद पता चल सके ये मूर्तियां कितनी पुरानी हैं। जो प्राचीन कूप और मंदिर हमें मिला, उसी की खुदाई जारी थी। कल लगभग 10-12 फीट खुदाई हुई थी। आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की, जिनका सिर टूटा हुआ है, वो मूर्ति मिली। और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली। उसमें बताया जा रहा है मूर्तियां तोड़ के कूड़े में डाली गई हैं, पर क्या है? ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो केवल मूर्तियां बाहर आई हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियां अंदर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा विस्तार से जांच करने के बाद पता चलेगा। सर, मंदिर के आसपास अतिक्रमण काफी हो रहा है, 4 रास्ता है निकलने के लिए, तो अतिक्रमण है। कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है, कुछ से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें। और बाकी यदि अतिक्रमण हटाना होगा तब ड्यू प्रोसेस फॉलो करके फिर नगरपालिका परिषद और रेगुलेटेड एरिया के माध्यम से हटाएं। सर, मंदिर का सुंदरीकरण की बात की जाती है, कुछ सुंदरीकरण कराएंगे। मंदिर का सौंदर्यीकरण वहाँ के समाज के लोग कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन मंदिर की प्राचीनता है तो एक बार प्राचीनता सुनिश्चित हो जाए, उसके उपरांत फिर जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण भी हम उनको कहेंगे आप कर लीजिए। संभल में जिस तरह से मंदिर मिला, प्राचीन कुओं का पता चला, उसके बाद विपक्ष ने क्या कहा यह भी मैं आपको सुनवा देता हूं। हर चीज कैमरे के सामने है, लोगों के सामने हो रही खुदाई में मूर्तियां मिली हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियों के पास कोई सीधा सीधा जवाब तो नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कहीं भी खुदाई की जाए तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि इतिहास की खुदाई करने के बजाय भविष्य की तरफ देखा जाए। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव की स्थिति समझी जा सकती है, उनके लिए इस मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अब संभल में माहौल बदल गया है। अब संभल में वो हिंदू भी अपने पुराने घर देखने पहुंच रहे हैं जो 46 साल पहले दंगों के बाद घर बार छोड़कर भाग गए थे। आज 46 साल के बाद हनुमान जी के मंदिर में घंटे घड़ियाल बजे, शंख बजे,
विधिवत पूजा हुई, बजरंग बली की मूर्ति को सिंदूर का चोला चढ़ाया गया, शिवलिंग को महाकाल के तरह सजाया गया। बड़ी संख्या में लोग बजरंग बली और भोले बाबा की आरती करने पहुंचे। संभल में अगर जामा मस्जिद का सर्वे न हुआ होता तो संभल में क्या क्या हुआ, इसका सच शायद सामने ना आ पाता। न मंदिर मिलते, न खुदाई होती, न मूर्तियां मिलती, न योगी पर इल्जाम लगते और न योगी को जवाब देने का ऐसा मौका मिलता। न 1947 से अब तक संभल में हुए दंगों का जिक्र करने का अवसर मिलता। अब बात खुली है तो दूर तलक जाएगी। अब बात मंदिर मस्जिद से आगे बढ़ जाएगी। जनसंख्या के इम्बैलेंस, डेमोग्राफिक चेंज के आंकड़े सामने आएंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1947 में संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी, 45%, और अब संभल में 15%, 15% हिंदू रह गए हैं। आंकड़ों के आधार पर कहा जा रहा है कि 1978 के दंगों के बाद संभल से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ और हिंदुओं की संपत्तियों पर वहां रहने वाले मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और औने पौने दामों में उन्हें खरीद लिया। उस वक्त इन मोहल्लों में मंदिर थे, उन्हें या तो तोड़ दिया गया या फिर उनके चारों तरफ कब्जा करके निर्माण कर दिए गए। अब संभल में हिंसा हुई, सरकार ने सख्ती की, जांच करवाई, सारी हकीकत एक एक करके सामने आ रही है। आज संभल के बारे में योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा खुलासा किया। मंदिर तो चमक रहा है, लेकिन आसपास की जो मस्जिदें हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिजली चोरी के आरोपों को लेकर योगी ने कहा कि संभल में मस्जिदों के जरिए बिजली की चोरी हो रही है। मस्जिदों को पावर हाउस बनाकर मुस्लिम मोहल्लों में बिजली की सप्लाई की जाती है। असल में संभल में हिंसा के बाद प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, बिजली चोरी की शिकायतों की जांच में लगा है। इसी दौरान यह खुलासा हुआ कि संभल की मस्जिदों और मदरसों में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी होती है। 4 मस्जिदों और एक मदरसे के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। मस्जिद के कनेक्शन से आसपास के घरों को कनेक्शन देकर बिजली की सप्लाई की जाती थी। संभल में बिजली चोरी के मामले में पुलिस ने 1250 एफआईआर दर्ज की हैं। 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पिछले 2 दिन में ही 90 एफआईआर की गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में इसका जिक्र किया। योगी ने कहा कि मस्जिदों की छत पर मिनी पावर स्टेशन बनाकर वहां से बिजली के कनेक्शन दिए गए। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कहा जाएगा अत्याचार हो रहा है। क्या ये जायज है? अब देख रहे हो धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, या अत्याचार है, या अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है। उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते, जो बराबरी नहीं कर सकते, वे बुराई करते हैं। और यही बुराई आप कर रहे हैं। आपकी बुराई में न्याय नहीं झलकता, सत्य नहीं झलकता, ये पक्षपातपूर्ण है। असल में एक जमाना था जब इन इलाकों में कुछ लोगों की दादागिरी चलती थी। वो लोगों को बिजली बेचते हैं, पहले उनका राशन मारते थे, थाने में बुलवाकर लोगों को धमकाते थे, जब चाहे लूटते थे। अब यूपी में ये काम तो खत्म हो गया। लोग सुकून की जिंदगी जीते हैं, लेकिन अभी भी
हिंदू मुसलमान को लेकर दरार है, लोगों के बीच में दीवार है और इसका फायदा स्थानीय नेता जमकर उठाते हैं। वो लोगों को मजहब के नाम पर डराते हैं। इस पर भी रोक लगना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आज पार्लियामेंट में संबित पात्रा ने कांग्रेस को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। संबित पात्रा ने मांग की कि सोनिया गांधी से पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो सारी चिट्ठियां वापस ली जाएं जो उन्होंने एडविना माउंटबेटन, विजयलक्ष्मी पंडित, गोविंद वल्लभ पंत, बाबू जगजीवन राम और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लिखी थी। संबित पात्रा ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री की दूसरे नेताओं के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस ऐतिहासिक दस्तावेज है। इन चिट्ठियों को प्राइम मिनिस्टर के म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। मंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की एक वार्षिक आम बैठक एजीएम में इस मुद्दे को उठाया गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे एडविना माउंटबेटन, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण जी के मध्य पत्राचार हुआ। मगर वर्ष 2024 के आरंभ में इस एजीएम की मीटिंग अर्थात कार्यवाही वृतांत में यह उल्लेख भी है कि एक व्यक्ति एमवी राजन वर्ष मार्च 2008 में इस संस्थान में आए और कुछ दस्तावेजों को चिन्हित किया गया। इन चिन्हित दस्तावेजों को इस संस्थान के तत्कालीन निदेशक की अनुमति से मई 2008 में तत्कालीन यूपीए अध्यक्षा को 51 कार्टन बॉक्स में भरकर भेज दिया गया। सभी दस्तावेज हमारे राष्ट्र के इतिहास को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, सरकार से अनुरोध है कि संस्कृति मंत्रालय इस मामले की सत्यता की जांच करे तथा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े इन सभी कागजातों को वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय में उपलब्ध कराएं। लोकसभा में तो संबित पात्रा को सरकार की तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुद्दा छोड़ा नहीं। संबित पात्रा ने कहा, नेहरू की चिट्ठियां इतिहास की स्टडी करने वाले छात्रों के लिए जरूरी हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसलिए सोनिया गांधी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स वापस करने चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, देश की प्रॉपर्टी है। 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया, तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। दिस इज अ हिस्टोरिकल हेरिटेज, ये इतिहास की विरासत है। यह किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है। दिस इज एंटाइटलमेंट, ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए यह अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। असल में यह मुद्दा सबसे पहले अहमदाबाद के इतिहासकार रिजवान कादरी ने उठाया था। रिजवान कादरी उस सोसाइटी के मेंबर हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। रिजवान कादरी का कहना है कि उन्होंने 3 महीने पहले सोनिया गांधी को लेटर लिखा था और उनसे नेहरू के डॉक्यूमेंट्स वापस देने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सोनिया गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, पंडित नेहरू के डॉक्यूमेंट वापस दिलाने में मदद मांगी। मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहाँ से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए या उसका कॉपी आपके द्वारा स्कैन कॉपी हमें उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम उसका अध्ययन कर सके, संशोधन कर सके और संशोधक अलग अलग जो हैं उसका अभ्यास कर सके। उसके अंदर महत्वपूर्ण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेडी
माउंटबेटन के बीच का पत्र व्यवहार, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का पत्र व्यवहार है, जयप्रकाश नारायण का पत्र व्यवहार है और अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पत्र उसमें देखने को मिलते हैं। उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर न आने से मैंने विपक्ष के नेता और उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ये वापस दिलाने में मदद करें। इस मामले में सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मामले उठाती है जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता। इनका दिमाग चल गया है, बस और कुछ नहीं कह रहा हूं, उनका दिमाग चल गया है। सुन लिया आपने बात। सोनिया जी भी एमपी हैं तो सीधे सोनिया जी को क्यों नहीं कह दिया, राहुल जी को क्यों लेकर के जा रहे हैं? कौन सी बातें कर रहे हैं ये? इन्हें पास काम नहीं है, ये अडानी से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अडानी पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए इधर उधर की मुद्दे, इधर उधर की बातें, बस क्या मतलब इन बातों का भाई? कांग्रेस का कोई लीडर यह कहकर नहीं बच सकता कि पंडित नेहरू के लेटर्स का मामला ऐसा है जिसका जनता से कोई मतलब नहीं है। पंडित नेहरू के लेटर्स, उनसे जुड़े दस्तावेज ज्ञान का भंडार हैं, भारत की विरासत है। ये किसी परिवार की संपत्ति नहीं है। यह सही है कि सोनिया गांधी ने ये लेटर्स मंगवाए थे और इन्हें अब तक वापस नहीं किया है। सोनिया गांधी और उनके परिवार की तरफ से इस पर कभी कोई जवाब भी नहीं आया। लेकिन नैतिकता का तकाजा तो यही कहता है कि उन्हें ये लेटर्स म्यूजियम को वापस करने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां पंडित नेहरू को, उनके विचारों को बेहतर तरीके से जान सके, समझ सके। और इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो सबके सामने खुली किताब की तरह होने चाहिए। आज कांग्रेस के एक और झटका लगा। उमर अब्दुल्ला के बाद अब ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी कह दिया कि ईवीएम को लेकर शोर मचाना ठीक नहीं है। असल में आज महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन शुरू हुआ तो मां विकास अघाड़ी के विधायकों ने ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। विधान भवन की सीढ़ियों पर ईवीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मां विकास अघाड़ी के विधायक हाथों में ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लिए हुए थे। दिल्ली में भी ईवीएम के खिलाफ बयानबाजी हुई तो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा वो खुद कई चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें नहीं लगता कि ईवीएम के जरिए गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस के पास सबूत हैं तो इलेक्शन कमीशन को दें, वरना बेकार में हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं, मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिसे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके एक डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकता है तो इसको लेकर नीचे आंदोलन करें। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें जीती तब उसने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए। अब्दुल्ला ने कहा जब आप जीतें तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम खराब, ये तरीका गलत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा अगर कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, ईवीएम भरोसे के काबिल नहीं है, तो फिर उन्हें चुनाव का बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन चित भी मेरी पट भी मेरी, राजनीति में ऐसा नहीं चलता। I have no problem, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप ईवीएम को मुद्दा बना रहे हैं, जब तक आप जीत के बाद भी उस पर कायम रहें। ईवीएम केवल तभी मुद्दा नहीं हो सकती जब आप चुनाव हार जाएं, क्योंकि तब भी वही ईवीएम होती हैं। जब उसी ईवीएम के इस्तेमाल से आपके 100 से ज्यादा सांसद चुनकर आए, तब आपने उसे पार्टी की जीत बताकर जश्न मनाया। कुछ महीने बाद आप बदलकर यह नहीं कह सकते कि देखिए हमें यह ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि चुनाव के नतीजे वैसे नहीं आए जैसे हम सोच रहे थे।
अगर आपको ईवीएम से दिक्कत है तो आपको उस पर बने रहना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ईवीएम से दिक्कत हो और आप चुनाव लड़ रहे हैं? अगर आपको मशीनों पर भरोसा नहीं है तो आपको लड़ना ही नहीं चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे मशीन पर भरोसा नहीं है लेकिन हम चुनाव लड़ते रहेंगे। अगर जीत गए तो चुप रहेंगे लेकिन हार गए तो मशीन में कुछ गड़बड़ है। मैं आपको याद दिला दूं कि इस साल के शुरू में मैं चुनाव हारा, मैंने कभी भी मशीन पर इल्जाम नहीं लगाया। मैं जीता, इसमें मशीन का कोई लेना देना नहीं है। ये वोटर ही हैं, एक दिन वो आपको वोट करते हैं, अगले दिन नहीं। ईवीएम में सिर्फ इसलिए दिक्कत नहीं हो सकती क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं। हालांकि अभिषेक बैनर्जी और उमर अब्दुल्ला के बयानों पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कुछ नहीं बोला। कांग्रेस के सांसद दानिश अली ने इतना जरूर कहा कि शुरू में तो इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों ने ईवीएम का विरोध किया था, लेकिन अब कुछ लोगों का स्टैंड बदल गया है क्योंकि उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। ईवीएम के सवाल पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन, और हम आज से नहीं कह रहे हैं, पहले से कह रहे हैं। विपक्ष की सभी पार्टियों ने ईवीएम पर डाउट, शक जाहिर किया है। कौन सहमत है, कौन सहमत नहीं है, कौन कब सहमत हो जाता है, कौन कब असहमत हो जाता है, हर किसी की अपनी अपनी जो है कंपल्शंस होते हैं। किसी को राज्यपाल के साथ मिलकर के चलना है, किसी को उपराज्यपाल के साथ मिलकर के चलना है, तो हर किसी के अपने अपने कंपल्शंस हैं। ईवीएम को लेकर उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही वो सबसे सही है, सबसे सटीक है। चुनाव हार जाओ तो ईवीएम खराब है, जीत जाओ तो ईवीएम पर खामोश हो जाओ, ये कैसे चल सकता है? लेकिन ईवीएम पर सबसे करारा जवाब महाराष्ट्र से आया है। चुनाव आयोग ने सभी 288 सीटों की 1440 ईवीएम्स के वोटों का वीवीपैट से मिलान किया और कहीं भी एक भी वोट की गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद भी अगर कुछ लोग ईवीएम की शिकायत करते रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है तो उसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करें, और यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ऐसे हर सवाल का संतोषजनक जवाब दे। लेकिन बिना सबूत के, बिना किसी प्रूफ के रोज रोज आरोप लगाना किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल बनने के बाद मंत्री न बनाए जाने से महायुति के कई नेताओं की नाराजगी सामने आई है। छगन भुजबल, राजेंद्र गावित और विजय शिवतारे जैसे कई नेताओं ने आज पब्लिकली अपना गुस्सा जाहिर किया। अजित पवार के एनसीपी से छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, संजय बनसोडे, अनिल पाटिल और धर्मराव अत्राम पिछली सरकार में मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार उन्हें जगह नहीं मिली। आज छगन भुजबल ने कहा उन्होंने मराठाओं को पिछड़े वर्ग के कोटे से आरक्षण देने का विरोध किया था, इसकी सजा उन्हें मिली है। भुजबल की नाराजगी अजीत पवार के रुख से है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस तो उन्हें मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे, लेकिन अजीत पवार ने रोक दिया। हमारे जो लोग हैं वो काफी नाराज है, क्रोधित भी है, उनके साथ बातचीत करूंगा। एक समय था 6 महीने पहले या 4 महीने पहले कि मुझे राज्यसभा में जाने तो फायदा होगा, तब तो उन्होंने भेजा नहीं कि नहीं मैंने जो जवाब दी है ठीक है करो। और मुझे कहा गया कि तुमको लड़ना ही है, क्योंकि हमारा पक्ष अगर आगे लाना है तो लड़ाई में आपका रहना जरूरी है। तो मैं लड़ा। अब इसके बाद अब वो बोल रहे हैं कि तुमने अभी जाओ राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जाना है तो इसका मतलब विधानसभा का जो है विधेयक के नाते जो मैं काम कर रहा विधायक, उसका जो इस्तीफा देना। अब ऐसा इस्तीफा देना मतलब जो है मेरे जो वोटर्स है, मेरे जो मुझे प्यार करने वाले जो लासलगांव और येवला के सारे लोग हैं, इनके साथ प्रताड़ना होगी। मैं जरूर जाना चाहता हूँ, ये बात नहीं कि मैं जाना, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि 40 साल मुझे यहाँ हुए हैं क्या, तो अब जो है मुझे ऊपर जाना चाहिए। मगर ये समय नहीं है कि इतना लड़ाई होने के बाद तुरंत मैं इस्तीफा दे दूं और बस उन्होंने जो है जो उनको चाहे, अब नहीं तो नहीं, चलो तो चलो। अब ये तो नहीं मैं सुनूंगा। फडणवीस ने हस्तक्षेप किया था और उन्होंने जो है उनको कहा था अजित पवार को कि ऐसा मत करो, भुजबल जी को अभी तो मंत्रिमंडल में ले लो, बाद में देखा जाएगा क्या करना उनका। नहीं माना उनका। नाराजगी सिर्फ उन नेताओं में नहीं है जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उन नेताओं को गुस्सा भी बाहर आने लगा है जिन्हें इस बार
मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन मौका नहीं मिला। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक राजेंद्र गावित आदिवासी हैं, इसलिए उन्हें आदिवासी कोटे से मंत्री बनने की उम्मीद थी, जो टूट गई। राजेंद्र गावित ने कहा, बीजेपी और एनसीपी ने तो आदिवासी विधायकों को मंत्री बनाया, लेकिन शिंदे ने उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया। शिवसेना को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी ने आदिवासी को मतलब मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। अजीत दादा के राष्ट्रवादी गुट ने भी उस आदिवासी को स्थान दिया है, लेकिन शिंदे शिवसेना में करीबन 6 एमएलए चुन के आए हैं, आदिवासी चुन के आए, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से उनको किसी को भी एक प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन ट्राइबल में शिंदे गुट को प्रतिनिधित्व न देने से हमारे कार्यकर्ता हमें पूछते हैं कि शिवसेना को आदिवासियों की मतलब मतों की जरूरत है या नहीं है। नहीं, जरूर मतलब नाराजगी है कि आदिवासी लोग मतलब प्रतिनिधित्व देना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में शिंदे साहब जरूर आदिवासी को एक प्रतिनिधित्व के मतलब प्रोटोकॉल के तौर पर प्रतिनिधित्व देंगे, ऐसी उम्मीद है। मंत्री न बनाए जाने से नाराजगी की खबरें बीजेपी से भी आई। पता लगा कि सुधीर मुनगंटीवार थोड़े खफा हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से उनसे बात की और बताया कि पार्टी हाईकमान ने उनके लिए पहले से दूसरी जिम्मेदारी तय कर दी है, जो उन्हें दी जाएगी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने बाकी नाराज विधायकों से बात करने की जिम्मेदारी गिरीश महाजन को सौंपी। आज गिरीश महाजन ने कहा, जब बड़ी जीत होती है तो सबको मंत्री बनने की उम्मीद होती है, लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा, सब मिलकर काम करेंगे। कोई नाराजगी थोड़ा बहुत चलते रहता है, क्योंकि अभी संख्या हमारी इतनी बड़ी है, 237 लोग आउट ऑफ 288 237 लोग चुन के आए। सभी को लगता है, इसमें सीनियर लोग भी बहुत है, 5 टर्म वाले भी है, 4 टर्म वाले भी है, 3 टर्म वाले भी है। सभी को लगता है मंत्री होना चाहिए, लेकिन सभी को तो हम कर नहीं सकते। उसके बाद भी देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री जी है, सबसे मिल रहे हैं, बावनकुळे जी मिल रहे हैं, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई नाराज नहीं रहेगा। ऐसा कोई टेंडर हमारी तरफ से नहीं रखा गया है। शिंदे साहब ने कल कहा था, अजीत दादा ने तो और बहुत दूसरा कुछ कह दिया, लेकिन हमारे तो बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई टेंडर नहीं है। मेरिट पे हम लोग रजिस्टर करते हैं और हर साल, कल देवेंद्र जी ने भी कहा कि पूरा हम मॉनिटरिंग करेंगे। ये बात सही है, जब बड़ी जीत होती है तो इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बीजेपी और सहयोगी दलों ने मिलकर 288 में से 237 सीटें जीती हैं, जो बहुत बड़ी बात है, और मंत्री सिर्फ 43 विधायक ही बन सकते हैं, तो नाराजगी स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी नाराजगी थोड़े दिन चलती है, क्योंकि इतनी बड़ी मेजॉरिटी ही इस नाराजगी को ठीक करती है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि 13 दिसंबर को जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इसलिए पूरा एग्जाम तो रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन पटना के बापू सभागार में जिन स्टूडेंट्स को सेंटर मिला था, उनका इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा। आज बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई ने कहा, 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 912 सेंटर्स में 911 सेंटर्स पर प्रीलिम्स का एग्जाम ठीक तरीके से हुआ, लेकिन पटना के बापू सभागार सेंटर से शिकायतें आई, इसलिए इस सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके वहां के कैंडिडेट के एग्जाम के लिए नई डेट जल्दी ही अनाउंस की जाएगी। एक ही केंद्र पर क्योंकि इस तरह का उपद्रव हुआ है, वैसी स्थिति में आयोग इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने के पहले राज्य के बाकी 4,80,000 युवा और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखेगा। इस सेंटर पर भी, जहां कथित रूप से विलंब से क्वेश्चन पेपर पहुंचे थे, लेकिन उसके कारण जितने विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके, जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके, उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। 3 दिन पहले बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई
ये कह रहे थे कि न पेपर लीक हुआ, न पेपर कम पड़े, सभी छात्रों को टाइम पर पेपर दिए गए। कुछ छात्रों ने जानबूझकर अफवाह फैलाई और हंगामा किया, इसलिए अब उन स्टूडेंट के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। और आज वही चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि पेपर कम पड़ गए थे, एग्जामिनेशन पेपर देर से बांटे गए थे, इसलिए इस सेंटर का एग्जाम दोबारा लिया जाएगा। अब ये तो साफ है कि हंगामा हुआ तो अधिकारियों की लापरवाही से हुआ, इसलिए उन एफआईआर को भी रद्द करना चाहिए जो छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई हैं।